Hello. So, good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, कैसे हैं बच्चा पाड़ी आप सभी लोग? पोस्ट वेकेशन हम लोग अपने अब वीडियोस को रिज्यूम करने जा रहे हैं। इसके पहले यार मैं आपको 2 चैप्टर्स के वन शॉट प्रोवाइड कर चुका हूं एंड लाइन से हम लोग सारे चैप्टर्स के वन शॉट आपके लिए लेकर आने जा रहे हैं एंड विच इज डेडिकेटेड टू आईएससी बोर्ड स्टूडेंट्स। तो आज का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जी, उसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब नाम में प्रिंसिपल है तो यहां पर बड़े सारे सिद्धांत हमें पढ़ने हैं एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे साथ लाइव पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें मैं और मेरी पूरी टीम along with the study material आपको पढ़ाने वाली है, जिसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स कवर होंगे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, जिसकी फीस मात्र 10,000 होने वाली है। इसके अंदर 3 बुक सेट्स आपके घर पर मैं डिलीवर करने वाला हूं। साथ ही साथ आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉइड पर या आईओएस के ऊपर। आपको बस सर्च करना होगा ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब ऐप और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जितना भी मैं यहां पर क्लास में पढ़ाता जा रहा हूं वो सारे के सारे नोट्स ना मैं अपने फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, जो कि आपको यहां दिख रहा है, वहां पर अपलोड करते चल रहा हूं। तो जाकर जरूर से जरूर आप डाउनलोड कर लेना। तो चलें शुरू करें आज का पर्टिकुलर चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा पार्टी जैसे ही नाम आता है, ये प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो प्रिंसिपल का मतलब वो सिद्धांत, वो आइडियोलॉजीज जो पूरी दुनिया में एक जैसी ही फॉलो होती है। हम यहां पर बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, जो कि हमारे देश में एक जैसे ही अकाउंटिंग करते हैं। यूं तो होता क्या था पहले, लेट्स से यूपी में कोई रहता था वो अलग तरह से अकाउंटिंग करता था। अमेरिका में अमेरिका बोल रहा हूं, उसको आईएफआरएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर आएंगे। तो जम्मू कश्मीर में लोग अलग तरह से अकाउंटिंग करते थे और तमिलनाडु में अलग तरह से अकाउंटिंग करते थे। तो इसको सेम प्लेटफॉर्म पर कॉमन तरीके से अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए। साथ ही साथ कुछ प्रिंसिपल्स भी बताए गए, कुछ कन्वेंशंस भी बताए गए जो सभी को फॉलो करने होंगे, जिससे सबकी अकाउंटिंग एक जैसी हो सके। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो आराम से आप बता सकते हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स। मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स, पॉलिसीज एंड कन्वेंशंस, जिसको हम लोग जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको गैप भी कहा जाता है। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स bring uniformity and consistency to the process of accounting and enhances the utility at different accounting users। बात समझ रहे हो? मान लो मेरी कंपनी है और कोई मेरी कंपनी लेट्स से यूपी लखनऊ में रजिस्टर्ड है और मेरा यूजर बॉम्बे में बैठा हुआ है। तो दोनों लोगों को आप आसान तरीके से अकाउंटिंग समझ में आ जाए, मतलब सेम जो पॉलिसीज हैं, सेम जो कन्वेंशंस हैं, सेम जो प्रोसीजर है, वही फॉलो हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर। उसको अपन लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं? These principles make accounting information more reliable and comparable। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लाए गए जिससे इंफॉर्मेशंस जो भी अकाउंटिंग बैलेंस शीट वगैरह देती है उसकी रिलायबिलिटी बढ़े और आप इजीली एक कंपनी के अकाउंट्स को दूसरी कंपनी के अकाउंट से टैली कर सकते हैं। अब these principles are classified into 2 categories। 2 कैटेगरी है। पहला तो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिनको अजम्पशन कहा जाता है, और दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, एक एक करके हम सबके ऊपर आने जा रहे हैं। पहले ये जानते हैं बेटा जी कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं और assumptions किसे कहा गया है बेटा जी। These concepts are followed by a number of accountants for making accounts meaningful। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, these concepts provide a foundation for accounting process। Financial statement cannot be made without considering these accounting concepts, and these concepts guides an accountant as how to record and report transaction of business। कहना क्या चाहते हैं इस पर्टिकुलर क्या कवि कहना क्या चाहते हैं? कवि ये कहना चाहते हैं, मतलब ये टॉपिक ये कहना चाहता है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो हैं ये किसी भी अकाउंटेंट को बताते हैं कि बेटा तुम्हें अकाउंट्स बनाने कैसे, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, तुम्हें कैसे सिंप्लीफाई करना है चीजों को, तुम्हें कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, कैसे समराइजिंग करनी है। ये सारी की सारी बात अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या असम्पशंस बताते हैं। अब धीरे धीरे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
पहला कंसेप्ट हम जो बात करने जा रहे हैं उसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब जब जब नाम ये गोइंग कंसर्न आएगा तुम्हारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए मेरी जान कि अकाउंटिंग कंसेप्ट में जब गोइंग कंसर्न आया इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब होता है बेटा अगर हम कभी भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि दिस बिजनेस विल कंटिन्यू फॉरएवर। कभी भी ये बिजनेस बीच में रुकेगा नहीं, कभी भी ये बंद नहीं होगा। हमने अजम्पशन लिया है कि ये हमेशा सालों साल उम्र दराज हमेशा चलता चलेगा। इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं, उसका नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब आओ जरा देखते हैं। एज पर दिस कंसेप्ट इट इज अज्यूम दैट बिजनेस will continue to exist for a long period of time in future। क्या स्कूल के एग्जाम में लिखकर आना है वो तुमको समझ में आ रहा है। These transactions are recorded in the books of the business on the assumption that it is continuing enterprise। मतलब बहुत ही जल्दी धंधा बंद नहीं होने वाला है, धंधा हमेशा चलेगा। It is on this concept that we record fixed assets at their original cost and depreciation is charged on these assets without reference to their मार्केट वैल्यू। अब हालांकि तुमको इस वाले टॉपिक को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी बिकॉज तुम्हें भी नहीं पता कि फिक्स एसेट्स के अंदर डेप्रिसिएशन वगैरह कैसे चार्ज करते हैं, आगे तुम चैप्टर में पढ़ने वाले हो। लेकिन कभी तुमसे कोई पूछ ले यार फिक्स एसेट को ना, फिक्स एसेट जैसे बिल्डिंग हो गई, फिक्स एसेट जैसे मशीनरी हो गई, इसको हमेशा आप ओरिजिनल कॉस्ट पर क्यों लिखते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जितने में बाय किया उस पर। जैसे मैं तुमको एक फर्ज करो, एक बात बताऊं, मैंने खरीदी एक मशीनरी खरीदी है 10 लाख रुपए की, ठीक है ना भाई, बराबर बात है, ये मेरी फिक्स एसेट है। अब ये मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट हो गई, जितने में खरीदी है वो मशीनरी की क्या हो जाएगी, वो मशीनरी की हो जाएगी ओरिजिनल कॉस्ट। और आज इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है लेट्स से 50 लाख। लेकिन हम इस मशीनरी को अपने अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लिखते हैं बिकॉज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ये अज्यूम कर रखा है कि धंधा हमेशा चलेगा, इसलिए मार्केट वैल्यू को इग्नोर किया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब आते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के ऊपर। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब होता है अगर आप कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं while preparing your accounts, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको लगातार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलो करना चाहिए। रोज रोज रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग रिजल्ट देगी। आओ जरा देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है। दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। These should not be changed from year to year। इसी की बात कर रहा था। In order to enable the management to compare the profit and loss and balance sheet of different periods, draw important conclusion about the working of enterprises, इसके लिए आपको consistency concept follow करना पड़ेगा। But the consistency concept should not be taken to meant that it does not allow a firm to change the accounting methods according to the changed circumstances of the business। अब ऐसा नहीं है कि आप मेथड को चेंज नहीं कर सकते, आप चाहें तो मेथड को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी मेथड से आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो आपकी डिटेल्स आएंगी, जो आपकी इंफॉर्मेशन आएगी वो कंपेरेबल होगी, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे की बात कर रहे हैं और हम बताने जा रहे हैं ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या है। अक्रूवल बहुत ही क्रेजी कॉन्सेप्ट होने जा रहा है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ड्यू बेसिस पर चलता है। किस बेसिस पर चलता है बेटा जी? ये चलता है ड्यू बेसिस पर। मतलब क्या? अगर मान लो आपका कोई खर्चा ड्यू हो गया है, उसको अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड कर लेंगे कि एक्सपेंसेस पेबल रह गया है आपके लिए। अगर आपकी कोई इनकम ड्यू हो गई है उसको भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अक्रूवल और कैश कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। कैश कॉन्सेप्ट बोलता है जब तक एक्सपेंसेस पे नहीं कर देते तब तक वो हमारे लिए एक्सपेंसेस हुए नहीं, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। और जब तक इनकम रिसीव नहीं हो जाती है तब तक हम उसको इनकम एज्यूम नहीं करेंगे। लेकिन अक्रूवल कॉन्सेप्ट इसका उल्टा है, ये ड्यू बेसिस के ऊपर चलता है। In accrual concept, revenue is recorded when sales are made or services are rendered, and it is immaterial whether cash is received or not। जैसे ही सेल आपने की है वैसे ही आप उसके रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे, भले ही पैसा मिला हो या पैसा
ना मिला हो। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे असिस्ट इन अर्निंग्स in the revenues whether the cash is paid to them or not. Accrual concept is often described as matching concept. इसको कई बार मैचिंग कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। एक्सपेंसेस के साथ क्या होता है, अगर आपके एक्सपेंसेस ड्यू भी हो गए हैं तो भी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे आपने एक्सपेंस पे किया हो या आपने एक्सपेंसेस ना पे किया हो। आपके इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी, इसको दिल खोल कर और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। आगे बात करते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, काफी फेमस है। एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से फेमस है। एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग अलग होता है। जैसे फर्ज करो एग्जाम्पल, किंगफिशर अलग है और उसको चलाने वाले जो विजय माल्या थे वो अलग अलग हैं। आज विजय माल्या नहीं भी हैं, किंगफिशर तो भी चल रहा है। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस की आइडेंटिटी मार्केट में अलग होगी और उसको चलाने वाले बिजनेसमैन की आइडेंटिटी अलग होगी। दोनों को इंटरमिंगल करके हमें बात नहीं करनी है। तो एग्जाम में क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट separate and distinct from its owners, creditors, managers and others. In other words, the owners of the business is always considered as a distinct and separate from the business he owns. तो बात समझ पा रही है, बिजनेसमैन अलग है और उसके द्वारा किया जाने वाला बिजनेस अलग अलग होता है। हम बात करने जा रहे हैं अगले कंसेप्ट के बारे में जिसको बोलते हैं हम लोग मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आओ जरा देखा जाए। भाई ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ उसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे बेटा जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कैलकुलेटर खरीदा 100 रुपए का, 200 रुपए का, इसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मैंने अगर तुमने अपने दोस्त को एक झापड़ मार दिया, झगड़ा कर लिया किसी से, इसको क्या रिकॉर्ड कर सकते हो अकाउंट के अंदर? क्योंकि इसको हम मनी के टर्म्स में वैल्यू नहीं कर सकते, इसलिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इम्तिहान में ये नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट, इसीलिए डाउनलोड कर लेना यार, बार बार मैं बोल रहा हूं। Only those transactions and events are recorded in accounting which are capable of being expressed in terms of money. जो मनी के टर्म्स में वैल्यू किया सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। And even though it may be very important for the business, will not be recorded in the books of the business unless its effect can be measured in terms of money. तो अगर ऐसी कोई भी चीज इसको मनी के टर्म्स में आप वैल्यू नहीं कर सकते, बॉस अकाउंट्स में उसकी कोई जगह नहीं है। अकाउंट्स के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। चलो भाई, अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप अकाउंट्स मेंटेन करें, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करें, तो कम से कम एक डेफिनेट पीरियड जो कि 12 महीने का होता है, उसके लिए आपको अकाउंट्स बनाने चाहिए। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है आप या तो कैलेंडर ईयर फॉलो कर लें 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर लें जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। जनरली हमारे भारत देश के अंदर फाइनेंशियल ईयर ही अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है। कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू द अमेंडेड इनकम टैक्स लॉ, अ बिजनेस हैज कंपल्सरी टू अडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च। तो अब ये कंपल्सरी हो गया इंडिया के अंदर। द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर in the next calendar year as accounting period. Apart from this, companies whose shares are listed on the stock exchange are required to publish quarterly results to depict profitability and financial position at the end of 3 months. तो क्वार्टरली क्या होता है? 3 महीने का पीरियड। अप्रैल में जून आपको अकाउंट्स अपने पब्लिश करने पड़ेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर पब्लिश करने पड़ेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर पब्लिश करने पड़ेंगे, जनवरी फरवरी मार्च पब्लिश करने पड़ेंगे। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो कि अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक फॉलो होता है। अब बात करने जा रहे हैं हम कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये बोलता है कि जितने में आपने कोई असेट खरीदा है, मान लें एक बिल्डिंग है, ये आपने ये बिल्डिंग 10 करोड़ की खरीदी, तो जितने में खरीदी गई है उस वैल्यू पर हमें आपको अकाउंट्स के अंदर इसको रिकॉर्ड करना है। और अगर ये बिल्डिंग मान लो 100 करोड़ की हो गई, इसकी मार्केट वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं होगा,
सिर्फ और सिर्फ आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। बोल क्या, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड। दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द असेट। सिंस द एक्विजिशन रिलेट्स टू द पास्ट, इट इज रेफर टू एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम पास्ट में इसको खरीदे हैं, इट इज अ हिस्ट्री नाउ। बात समझ में आई? इसकी मार्केट वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं होता है। चलो बेटा जी, अब हम बात करते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? हर एक ट्रांजैक्शन का ना दो जगह इंपैक्ट होता है। मान लो मैं मार्केट में गया और मैंने मोबाइल खरीदा, तो इसका दो इंपैक्ट क्या होगा? मैंने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल मेरे पास आ गया और मेरे पास से पैसे चले गए तो कैश मेरे पास से चला गया। तो एक ट्रांजैक्शन का दो इंपैक्ट होता है, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। इसी चीज को हम लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट। इन अदर वर्ड्स, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, अनदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। इसी को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, जो अभी हम आगे चल के अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, जीएसटी सब में पढ़ने वाले हैं। सबको समझ में आ गया डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? आगे की बात करते हैं हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि आप रेवेन्यू को, मतलब अपनी इनकम को, अपनी सेल को उस ईयर में रिकॉर्ड करेंगे जिस ईयर में आप लायबल हो जाएंगे। लेट्स से मैं सामान बेचता हूं, ठीक है, ये मैंने 2025 में सेल की है और अब अगर मैंने सेल कर दी है और मैंने गुड्स ट्रांसफर कर दी, मैंने सेल की 2025 में, लेकिन मैंने गुड्स ट्रांसफर किए 2026 में, तो अब जो भी हमारा बायर है उसकी लायबिलिटी 2026 में बनती है इसकी पेमेंट करने की। बात तो में समझ में आ रही है? जब मैं सामान ट्रांसफर कर दूंगा बायर को, तब वो हमारे लिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है। इसका कैश से कोई भी लेना देना नहीं है। आओ देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइंस द टाइम or the particular period in which the revenue is realized। बात समझना, revenue is deemed to be realized when the title, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, or the ownership of the goods has been transferred to the purchaser and when he has legally become liable to pay the amount। मान लो मैंने गुड्स सेल करने की बात की थी 2025 में, सेल कर दिया, लेकिन मैंने गुड्स उसको बेचे नहीं, उसको ट्रांसफर किए ही नहीं, और ट्रांसफर किए गुड्स हमने 2026 में। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि ये 2025 की सेल नहीं हुई है, ये सेल तुम्हारी 2026 की मानी जाएगी। सब बच्चों को एकदम बात समझ में आ रही है मैं बोल क्या रहा हूं? एकदम क्लियर है? और यहां पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, इट शुड बी रिमेंबर दैट रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज नॉट रिलेटेड विद रिसीप्ट ऑफ कैश। और बहुत सारी बार रिसिप्ट ऑफ कैश से लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ने की बहुत जरूरत है। अब आते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कि इसका उल्टा कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट from the business operation, all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue। कहना क्या चाहते हैं? Accordingly, for matching costs with revenue, first revenue should be recognized and then costs incurred for generating that revenue should be recognized। Matching concept कहता है बच्चा पार्टी, जिस ईयर का ये सेल है उसी ईयर के लिए हम उसी ईयर में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। मतलब मैंने जब पर्टिकुलर ईयर में इसके लिए खर्चा कर दिया, मान लो मैं तुमसे ये बोल रहा हूं बच्चा पार्टी कि मैंने ये मोबाइल बनाना शुरू कर दिया था 2025 में और मैंने बेच भी 2025 में दिया, लेकिन मैंने एक्चुअल में गुड्स ट्रांसफर किए 2026 में। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए 2026 में, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है क्योंकि मैंने इसका खर्चा 2025 में कर दिया है तो इसको हम 2025 में ही रिकॉर्ड करेंगे, 2026 में नहीं। तो ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। बात समझने की कोशिश करिएगा बच्चा पाड़ी। अब आते हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। वो क्या बोलता है? दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव मतलब फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ आइदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट। मतलब किसी भी तरह का
कोई प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर तरीके से आपको अकाउंटिंग मेंटेन करनी होगी, इसलिए बोलते हैं इसको ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अब हम कन्वेंशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। कन्वेंशंस क्या होते हैं? कस्टम्स और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, कि भाई हमारे वहां ऐसा ही होता है, वो कन्वेंशन होते हैं। जो लगातार फॉलो हो रहा है उसको मतलब रीति रिवाज मान लेते हैं ना, वैसे ही कन्वेंशन होता है कि भाई इंडस्ट्री की ये प्रैक्टिस है। तो कन्वेंशंस में आपको पढ़ना है फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी एंड कंजर्वेटिज्म, जिसको अपन प्रूडेंस भी बोलते हैं। एक एक करके सबके ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि अपने बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सही सही डिस्क्लोज कर देनी चाहिए सबको, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड। In other words, these should be sufficient disclosure of information which is of materialism interest to the users of the financial statement। मतलब कहना क्या चाहते हैं यार, पता है कि हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों देखते हैं? जनरली लोग शेयर मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी में पैसा डालते हैं उसके अकाउंट्स देखकर। तो अभी अगले इन्वेस्टर के साथ किसी भी तरह की चीटिंग ना हो, इसलिए बिजनेस से संबंधित सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। इसी को बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। Disclosing of material fact does not mean leaking out the secrets of the business, but disclosing sufficient information which is of material interest to the users of financial statements। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने सीक्रेट सारे रिवील कर दूं, हम सिर्फ उतनी ही सारी चीजें बताएंगे जो कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए जरूरत रखती हैं। आगे आते हैं कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी बोलता है कि जितनी भी रियलिस्टिक और ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बिजनेस से संबंधित है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से संबंधित नहीं है उनकी अकाउंट्स में कोई भी जगह नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम्स हैविंग अ इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररिलेवेंट टू द यूजर नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। ऐसा कुछ भी जो बिजनेस से मतलब इनसिग्निफिकेंट है, जरूरी नहीं है, तो उसको डिस्क्लोज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। These unimportant items are either left out or merged with other items. Otherwise, the accounting statement will be unnecessarily overburdened। तो जितनी भी relevant information है अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा, irrelevant को आप इग्नोर या मर्ज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग अब चैप्टर के कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन बोलता है कि यार आने वाले खर्चों के लिए तो तुम तैयारी कर लो, लेकिन आने वाली इनकम को लेकर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। मतलब आने वाले खर्चों को तो रिकॉर्ड कर लो, लेकिन फ्यूचर में आने वाली कमाई को अभी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर करना चाहिए। इसको कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल कहा जाता है। अब यहां पर तुम्हारे प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स खत्म होते हैं, कन्वेंशन खत्म होता है। अब एक चीज के बारे में हमें बात करनी है, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो आज की डेट में आपके लिए लायबिलिटी नहीं है, बट बिकॉज ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट ये फ्यूचर में आपकी लायबिलिटी बन सकती है, उसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। पेपर में क्या लिखोगे, आओ देखते हैं। दीज आर दोज पोटेंशियल लायबिलिटीज विच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर depending upon the result of uncertain future events. Claim of big amount pending in a court against the firm, guarantee given by the firm against product। इसका कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी जो आज की डेट में लायबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बॉस अगर कुछ इवेंट हो गया तो लायबिलिटी बन सकती है। तो बच्चा पार्टी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन के अंदर आपने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, कंसिस्टेंसी पढ़ लिया, अक्रूवल पढ़ लिया है, सब कुछ खत्म कर लिया है आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। सो जाकर फटाफट से ये नोट्स डाउनलोड कर लो और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हमें बताओ और
आपको पता है टाइटन्स के कोर्स के अंदर आप जाकर एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल कोर्स विच वी हैव डिजाइन फॉर क्लास 11 एंड आपकी बुक्स नेक्स्ट 15 डेज से नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।